सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था रशिया के Su-47 बरगट के बारे में, हमने आपको बताया था कि कैसे एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट कभी प्रोडक्शन लाइन में नहीं आ पाया। वैसे ही आज हम एक और एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उतना ही बदनसीब है जितना कि Su-47 था। एयरक्राफ्ट को देख करके कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई आम एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट कभी भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट नहीं था। स्टेल्थ कैपेबिलिटी हो या फिर इसके अप टू डेट एवियोनिक्स हो, सारी चीज़ें इसे किसी भी दुनिया के घातक एयरक्राफ्ट के सामने मजबूती से खड़ी करती थी। लेकिन क्या वजह थी कि ये शानदार एयरक्राफ्ट कभी भी प्रोडक्शन लाइन में नहीं आ पाया और इसे कभी भी एयरफोर्स द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के F-23 के बारे में, जिसका आपने नाम सुना होगा YF-23 ब्लैक विडो 2। तो आइए जानते हैं कि YF-23 क्यों है और इसका नाम ब्लैक विडो क्यों पड़ा। दरअसल ये ब्लैक विडो इसका नाम नहीं है, वो एक इसके प्रोटोटाइप का नाम था, लेकिन बाद में लोगों ने इसे ब्लैक विडो ही बुलाना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं YF-23 के बारे में। दोस्तों, YF-23 मैकडॉनल्ड डगलस और नॉर्थक्रॉप ग्रुमन द्वारा बनाया गया एक 5th जनरेशन का ट्विन इंजन सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट था, जिसे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स ने बनाया था। आपको बता दें कि ये उस समय की बात है जब यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स रसिया के साथ एयरक्राफ्ट में सीधे कंपटीशन पे थी। आइए जानते हैं YF-23 की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है सन 1978 से। सन 1978 में US एयरफोर्स के एक रिकॉनेसेंस प्लेन ने ये देखा कि सोवियत यूनियन अपने आधुनिक जहाज़ Su-27 और MiG-29 के फाइटर प्रोटोटाइप को उड़ा रहे हैं, जिसके बाद US एयरफोर्स के खेमे में हलचल मचना लाजमी थी। और इसी बड़ी हलचल का नतीजा था अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम्स। आपको बता दें कि सन 1985 में और 1983 में ये 2 साल ऐसे हैं जो US एयरफोर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। पहली बार 1981 में US एयरफोर्स ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके रिक्वेस्ट अलग अलग प्रकार की जो एविएशन एजेंसीज थी वहाँ पे, जैसे बोइंग थी, नॉर्थक्रॉप ग्रुमन था और भी दूसरे लॉकहीड मार्टिन थे, ऐसी कंपनियों को एक रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट में US एयरफोर्स ने ये कहा कि US एयरफोर्स को एक एडवांस टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए और उन्होंने कुछ उसके खास स्पेसिफिकेशंस को वहाँ पे मेंशन किया, जिनमें से मुख्य था कि वो एयरक्राफ्ट स्टेल्थ होना चाहिए, उसमें डिजिटल या ये कह सकते हैं कि सबसे आधुनिक जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो वो प्रोवाइड किया जाए, उसका रेडार सिग्नेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ वो एयरक्राफ्ट ऐसा होना चाहिए कि हर प्रकार के हथियार को वो एयर टू एयर कॉम्बैट में यूज़ कर सके। बेसिकली US एयरफोर्स का मकसद ये था कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए एक उन्नत किस्म का एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट बनाए। अब अगर आपको एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा जानना है तो ऊपर कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी जहां हमने हर प्रकार के एयरक्राफ्ट को अच्छे से समझाया है, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। 1985 में उसके बाद US एयरफोर्स ने तमाम जो वहाँ के अब ये कह सकते हैं एविएशन जाइंट थे उनके साथ मीटिंग शुरू की और 1986 को पहले बार एक RFP जारी की गई, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। और ये RFP जारी की गई जितने भी वहाँ पे जहाज़ बनाने की कंपनियाँ थी उन पे जारी की गई। लेकिन इसी समय US एयरफोर्स के सामने एक बड़ी परेशानी आई। बड़ी परेशानी का सबब था US नेवी ने भी अपने पुराने हो रहे या अपने उस समय के तत्कालीन F-14 टॉमकैट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए अपने लिए भी एक नेवल वेरिएंट, जो कि एडवांस टैक्टिकल फाइटर का नेवल वेरिएंट था, उसकी डिमांड कर दी। अब यहाँ पे समस्या ये थी कि US एयरफोर्स को चाहिए थे तकरीबन 450 एयरक्राफ्ट जो कि उनके F-15 ईगल को रिप्लेस कर सके। लेकिन US नेवी उस समय ये प्रपोजल लेके आई कि अब US नेवी को भी अपने 546 एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि उसके नौसेना की ताकत बढ़ाएं। अब यहीं से पूरा मामला शुरू होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जुलाई 1986 ये वो समय था या ये वो महीना था जब सबमिट प्रपोजल होने के बाद लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जनरल डायनेमिक्स, मैकडॉनल्ड डगलस, नॉर्थक्रॉप ग्रुमन और रॉकवेल ने अपने अपने प्रपोजल्स को सबमिट किया।
बाद में प्रपोजल के हिसाब से इनको शॉर्टलिस्ट किया गया और यहाँ से जो सेलेक्ट हुए वो लॉकहीड थे और नॉर्थक्रॉप था। नॉर्थक्रॉप ने मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मिल करके अपना एक अलग प्रोजेक्ट शुरू किया। वहीं लॉकहीड मार्टिन ने बोइंग और जनरल डायनेमिक्स के साथ मिल करके F-22 रैप्टर बनाने का काम शुरू कर दिया। अब यहाँ से शुरू होती है असली रेस। यहाँ पे अगर हम बात कर लें लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर का, तो उसका डिज़ाइन YF-23 से काफ़ी अलग था और F-22 के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी फोकस करते हैं F-23 के बारे में। F-23 पूरी तरीके से US एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा था। इसके सबसे खास बात थी इसकी सर्वाइबिलिटी, इसकी सुपर क्रूज, इसकी स्टेल्थ और इसकी ईजी मेंटेनेंस। इसको ध्यान में रख करके F-23 बनाया गया था, जिसको कि उस समय का नाम दिया गया था। इसके 2 प्रोटोटाइप बनाए गए। आपको बता दूं पहले ही कि YF-23 के 2 प्रोटोटाइप बनाए गए। पहला का नाम था ग्रे घोस्ट और दूसरे का नाम था ब्लैक विडो। ग्रे घोस्ट जो था वो ग्रे कलर में था, वही जो ब्लैक विडो था वो ब्लैक था, यानी इनके रंग की वजह से इनको नाम मिला था इनका। तो बहुत से लोग आप लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि F-23 का नाम ब्लैक विडो है, तो ब्लैक विडो 2 उसके ब्लैक वेरिएंट का नाम दिया गया था। वही सेकेंड वेरिएंट जो उसका था उसका नाम था ग्रे घोस्ट। तो यहाँ पर अब एक खास बात आपको बता दूँ जो आपको शायद ना पता हो, कि जब नॉर्थरॉप ग्रुमन ने ये एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया तो उसके पास एक एडवांटेज था, क्योंकि ये पहले से B-2 स्पिरिट प्रोग्राम में काम कर चुके थे, इसलिए इन्हें स्टेल्थ के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी थी और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ YF-23 को बनाया। और निश्चित तौर पर YF-23 एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसी समय इनके सामने एक बड़ी दिक्कत आई। दिक्कत ये थी कि US एयरफोर्स ने अचानक से पता नहीं कौन सा वहाँ पे प्लान बनाया और इनके सामने एक शर्त रख दी कि जो एयरक्राफ्ट आप बनाएंगे उसको लैंड करने के लिए मिनिमम जो हमारे पास होना चाहिए लैंडिंग का जगह, वो 610 मीटर की होनी चाहिए, यानी जो रनवे होनी चाहिए वो 610 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाद में US एयरफोर्स ने इस चीज़ की गलती का अपना अनुभव किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब हम 910 मीटर तक का रनवे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ से शुरू होता है YF-23 की असली कहानी। YF-23 का पहला प्रोटोटाइप जो लॉन्च हुआ था वो 22 जून 1990 को लॉन्च हुआ था, जिसका सीरियल नंबर था 870800 और इसको तकरीबन 50 मिनट तक एयरबॉर्न रखा गया था। और 27 अगस्त को इसके फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कुछ चेंजेस के बाद इसके तकरीबन 4 साल तक ट्रायल किए गए थे। अब सवाल आती है कि ये एयरक्राफ्ट अगर इतना ही अच्छा था तो इसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। देखिए, ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ कैपेबिलिटी में बहुत अच्छा था, ये सुपर मैन्यूवरेबल था और इसकी सारी चीज़ अच्छी थी, लेकिन एक छोटा सा रीज़न जो इसको हरा दिया जिसने, वो था F-22 की एजिलिटी के मामले में F-23 F-22 से थोड़ा पीछे था और यही एक कारण था जिसके कारण ये बेहतरीन एयरक्राफ्ट कभी भी सेलेक्ट नहीं किया गया। कुछ US एयरफोर्स एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि YF-23 फिर से एक बार रिवाइव होने जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि या तो ये US एयरफोर्स का 6th जनरेशन फाइटर होगा या ये मॉडल थोड़ा इसमें एडवांसमेंट करके जापान को बेचा जाएगा। आपको अब आइए बताते हैं इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में। देखिए, YF-23 की जो क्रू कैपेसिटी थी वो 1 पर्सनल की थी। इसकी लेंथ तकरीबन 20.55 मीटर थी। वहीं इसका विंग स्पैन 13.28 मीटर का था। इसकी हाइट की बात कर लें तो इसकी हाइट 4.24 मीटर की थी। वहीं इसका एम्प्टी वेट तकरीबन 13,154 किलोग्राम का था और इसका जो टोटल मैक्सिमम टेक ऑफ वेट था वो तकरीबन 28,123 किलोग्राम का था। इसके इंजन जो इसमें यूज़ हुए थे, इसमें 2 प्रकार के इंजन यूज़ हुए थे। इसमें 2 प्रैट एंड विटनी F119 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं दूसरे प्रोटोटाइप में जनरल इलेक्ट्रिक का YF120 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि तकरीबन 160 किलोन्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट कर पाते थे। इनकी मैक्सिमम स्पीड जो अभी तक पता है वो तकरीबन 2330 किलोमीटर प्रति घंटा की हाई एल्टीट्यूड पे थी। वहीं ये तकरीबन 1706 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुपर क्रूज कर सकते थे। इनकी अगर हम बात कर लें रेंज की तो वो तकरीबन 4489 किलोमीटर की थी। वहीं इनकी सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर की थी। अब आइए बात करते हैं कि आर्मामेंट की। देखिए, आर्मामेंट की बात करें तो इनमें जो मिसाइल टेस्ट की गई थी वो सिर्फ AIM-120 एमरम थी और AIM-7 स्पैरो थी। वहीं इसमें एक 20 मिलीमीटर की M61 कैनन का इस्तेमाल किया गया था।
और ये एयरक्राफ्ट इन सब के अलावा भी अपने साथ 2 AIM-9 साइड वाइंडर मिसाइल्स को अपने साथ कैरी कर सकता था। तो ये तो कहानी थी YF-23 की कि कैसे एक एयरक्राफ्ट एक छोटी सी कमी के कारण एयरफोर्स का हिस्सा नहीं बन पाया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो